हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। बाकी हम लोगों की अभी दो सीरीज चल रही है कंटिन्यू, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। उम्मीद है आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा और अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। एक दो इंपॉर्टेंट बातें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया हमारा कंप्लीट है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज कंप्लीट है। सो ये दोनों प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन से इजीली देख सकते हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट हैं जो चैनल पर विजिट करते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। अगर उन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट आपको यहीं मिलती है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जब आप वीडियो देखते हो तो एक लाइक कर दिया करो, सो दैट मेरा मोटिवेशन भी बूस्ट हो जाए, राइट। शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को, सबको हेल्प हो जानी चाहिए, क्योंकि अपन सिर्फ एक ही फिलॉसफी पे वर्क करते हैं कि भाई खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और साथ वालों को भी आगे लेके चलना है, ठीक है। सो ये वाली चीज को हमेशा ध्यान रखो। इसके अलावा सब्सक्राइब कर देना, 5000 का टारगेट है, पहुंचा दो मस्त आराम से, ठीक है। बाकी सभी के लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है, जो भी बीए प्रोग्राम वाले, ऑनर्स वाले हैं, इवन बहुत सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट वाले हैं उनमें भी आप लोग जी वगैरह में या फिर जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं आप उसमें पढ़ते हो। सो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। सो आप इसको कंटिन्यू एंड तक देखना, ओके। सो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इसका हमारा बेसिकली थर्ड यूनिट की मैं आपको 2 पार्ट अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट्स कर सकते हो, बिल्कुल फ्री होके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3, जिसमें हम फोकस करेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। देखो दोनों ही लेवल पे अभी आप देखोगे, पर हालांकि देखा जाए ना तो सेंटर लेवल का जो हम फिनोमिना फॉलो करते हैं सेम ही चीजें आपकी स्टेट पे भी फॉलो होती हैं, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे यूनिट के एंड होने तक, ओके। सो केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संस्थाएं क्या कैसे वर्क करता है वो सब देखेंगे। सो हम जो फोकस करने वाले हैं वो पार्लियामेंट पे, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं, ठीक है। सो आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। बाकी कोशिश ये करना कुछ कुछ टर्म्स आप अपने ना ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लिया करो, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिले। सो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। देखो पार्लियामेंट की अगर बात हो रही है, ठीक है, आप देख सकते हो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी बॉडी आती है, क्या होता है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं पता ना, बिल्कुल ब्लैंक होके सोचो, बिल्कुल नया सीख रहे हो, ठीक है। सो सुनते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, काफी हेल्प मिलेगी। देखो पार्लियामेंट को ना आप क्या कहते हो, इक्वली नोन एज यूनियन लेजिस्लेचर भी कहा जाता है, केंद्रीय विधानमंडल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे देखोगे कि पार्लियामेंट या फिर संसद किस तरीके से क्या काम कर रही है, कौन कौन सी बॉडीज में आती है, वो सब हम आगे देखेंगे अभी धीरे धीरे, ओके। बस एक काम है, जब आप वो पार्ट करोगे ना तो मैं आपको बता दूंगी नोट मेकिंग कैसे करनी है हल्की सी, तो उस हिसाब से अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो हमारे संविधान ने, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी गवर्नमेंट फॉलो की हुई है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो मैंने आपको पहले भी बताया एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होती है डेमोक्रेसी में, राइट, पर इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ओके। एक बात और है, इसको आप और क्या कहते हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप कहते हो कैबिनेट गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसके अलावा इसको एक और चीज बोला जाता है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, ठीक है। अब देखो इसको इतने सारे नामों से जाना जाता है, चाहे वेस्ट मिनिस्टर मॉडल बोल लो, कैबिनेट सरकार बोल लो, जिम्मेदार सरकार बोल लो। देखो इसलिए क्योंकि कैबिनेट के बिना कोई काम नहीं हो सकता, जो आपके पीएम है वो कैबिनेट के साथ मिलकर ही सारी मेन मीटिंग्स करते हैं, सब कुछ आपका फिक्स होता है और किस तरीके से काम करना है वो सब ये सब मिलकर ही करते हैं। तो इसलिए कैबिनेट गवर्नमेंट भी इसको कई बार बोला जाता है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि जवाबदारी बनती है आपकी, कि ये वो सरकार है जो जवाबदेही है, मतलब जो आपको आंसर करती है, ठीक है। आप पूछ सकते हो इनसे क्वेश्चंस, जबकि हर गवर्नमेंट में तो अलाउ नहीं होता, ठीक है। वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सो मतलब ये इसके नाम है डिफरेंट डिफरेंट। आप इसको देखोगे कि ये कहाँ कहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सो ब्रिटेन में है, जापान में है, कनाडा में है और इंडिया में है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आपके एक राइटर हैं आइवर जेनिंग्स, ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना इसको कैबिनेट सिस्टम कह रहे हैं वो। रीजन क्या है, क्योंकि कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ द पावर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। वो कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियस होता है ना जितना पावरफुल, उतनी ही पावरफुल आपकी कैबिनेट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। कैबिनेट के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये लगा लो, ठीक है। वो कह रहे हैं इसी को ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कह रहे हैं, इसीलिए क्योंकि रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, आपकी कैबिनेट होती है। आपने पढ़ा है ना रियल और नॉमिनल, हमने इससे पहले वाले पार्ट में ही सारी चीजें पढ़ी थी। नॉमिनल कौन है, आपके प्रेसिडेंट, और रियल कौन है, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव, पीएम। और पीएम अकेले काम तो नहीं करते, पीएम आपकी कैबिनेट के साथ मिलकर काम करते हैं, समझ रहे हो। सो इसलिए ऐसा बोला गया। इसके अलावा इनके ये अकाउंटेबल है, पार्लियामेंट में इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, ठीक है। और ये वाली बात सही है कि ये तब तक ऑफिस में एंजॉय करते हैं
अपने ऑफिस को जब तक कि इनका कॉन्फिडेंस चल रहा है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस अगर पास हो गया, अविश्वास प्रस्ताव, तो सरकार गिर जाएगी। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री डिड नॉट इमर्ज, देखो पार्लियामेंट्री ऐसा नहीं कि रातों रात आई और रातों रात काम शुरू हो गया ना, ये इवॉल्व्ड हुई है, धीरे 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 विकसित हुई है ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे, ठीक है। आपको पता है जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारी, है ना, हमारी नहीं थी, मतलब उन लोगों की थी जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। सो अब आपको पता है किस तरीके से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर धीरे धीरे 1858 में आपका क्राउन रूल आ जाता है, फिर वो क्राउन शासन करता है यहाँ पे। फिर आप धीरे धीरे देखोगे कि हम किस तरीके से कंटिन्यू लड़ाई लड़ रहे थे अपने स्ट्रगल के लिए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए, फिर फाइनली जाके आप अटेन करते हो 1947 में। तो वो सारी चीजें, ठीक है। सो 1858 में वही ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई पूरी की पूरी अथॉरिटी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसके अलावा जो पावर है क्राउन की, अब देखो पावर तो चली गई क्राउन के पास। अब ऐसा तो नहीं है कि क्राउन खुद आके यहाँ शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं ना, उन्होंने एक्सरसाइज की ये सारी की सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के थ्रू। इंडिया के लिए उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्रिएट किया और ये इन्होंने आकर यहाँ पर शासन किया, ठीक है। और इसको असिस्ट कर रहे थे काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में इसको असिस्ट किया जा रहा था, है ना, हेल्प की जा रही थी इसके द्वारा। अब काउंसिल, आप एक्ट देखोगे 1861, ऐसे बहुत सारे एक्ट है जहां पे देखोगे कि आप ना ये देखोगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है आज के टाइम पे धीरे धीरे उसका बैकग्राउंड कैसे क्रिएट हो रहा था। तो ये सारे काउंसिल एक्ट हो गए आपके, जैसे 61 वाला, 92, ऐसे बहुत सारे आपके एक्ट्स हैं। आप देखोगे कि किस तरीके से इन सब ने कुछ मेजर रोल प्ले किया, ठीक है। सो 61 में ऐसा कहा जाता है कि इंट्रोड्यूस किया गया लिटिल बिट पॉपुलर एलिमेंट एज इट इंक्लूड्स सम एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। देखो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वहां पे उन्होंने, मतलब कार्यकारी परिषद ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या किया, उन्होंने इसको बना रखा था, ये काउंसिल एग्जिस्ट कर रही थी, पर इसके अंदर लिमिटेड मेंबर्स होते थे, ठीक है। बट अभी इन्होंने कुछ मेंबर्स को ऐड करना शुरू कर दिया था, तो थोड़े थोड़े से चेंजेस आने शुरू हो रहे थे। 92 के काउंसिल एक्ट में आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट 2 इंप्रूवमेंट हुई थी। पहला क्या था, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं उनको आपने इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनाया, ठीक है, और आपने नॉमिनेट किया बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। मतलब कि आपने इन सदस्यों को, मतलब एक कहते हैं ना कि आप वहां के मेंबर नहीं थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, आपने उनको भी अलाउ किया, ठीक है, ये वाली चीज। और दूसरी बात क्या थी, काउंसिल वर एम्पावर टू डिस्कस द बजट। काउंसिल को ये अलाउ किया गया था कि आप बजट के बारे में क्वेश्चन कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एग्जीक्यूटिव को क्वेश्चन कर सकते हो, बजट के बारे में डिस्कस कर सकते हो कि भाई जो मेन चीजें हैं, आपको पूरा अधिकार है कि आप चर्चा कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आपके काउंसिल ऑफ एक्ट देखोगे 1999 वाले, 99 नहीं बोलेंगे इसको, हालांकि 1909 वाला मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे, मतलब ऐसे बहुत सारे आपके एक्ट थे, पर अगर समराइज वे में देखा जाए तो मेन जो फाइनल वाला था 1935। इसके अलावा अपना इंडिपेंडेंस एक्ट, चाहो तो लिख लो इंडिपेंडेंस एक्ट। अब आपको पता है इंडिपेंडेंस कब अटेन की, 1947 में, सिंपल, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 1935 वाला है, इसको कई बार शॉर्ट में GOI भी बोल देते हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो लिखा है, ठीक है। सो ये आया, इसने बहुत सारी चीजें देखी और क्रिएट की, है ना, बहुत सारी बातें डिस्कस हुई इंडियन नेशनल लीडर्स एंड ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। एक बात और है, आप ये देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ था, फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड नेटिव स्टेट। मतलब यहाँ पर, मतलब एक कहते हैं ना, इसने ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी राज्यों से मिलकर एक महासंघ पर विचार किया। मतलब इनको लगा कि हाँ यार, एक फेडरेशन बनाया जाना चाहिए जहां पर ये ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस और नेटिव स्टेट सब मिलकर हों, ठीक है। एक बात और है, इसी टाइम पे आपकी मेजरली लेजिस्लेटिव पावर के हिसाब से यहाँ पर सेंटर एंड प्रोविंसेस के थ्रू 3 लिस्ट क्रिएट की गई थी, सेंट्रल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, प्रेजेंट टाइम पे किस नाम से, सेंट्रल लिस्ट के नाम से, ये कंकरेंट के नाम से, बस यहाँ पे क्या है, स्टेट है, स्टेट लिस्ट, ठीक है। और इसको यूनियन लिस्ट भी बोल देते हैं कई बार सेंटर को। सो बस ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, आप बैकग्राउंड देख रहे हो ना कि पार्लियामेंट एकदम से नहीं आई, धीरे धीरे कुछ एक्ट आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो भी पीछे लिखा, ठीक है। हमने देखा कि वहां पर क्या हुआ, 2 आपकी बात हुई ना कि 2 उसको इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस देने की, इंडिया और पाकिस्तान को, क्योंकि 1947 में ही तो क्या हुआ था, आपके 2 स्टेट को लिबरेट कर दिया था, इंडिपेंडेंस दे दी थी, इंडिया को और पाकिस्तान को, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पूरा पार्टीशन हुआ, बहुत सफर किया दोनों साइड से। इसके अलावा लेजिस्लेचर ऑफ ईच डोमिनियन वॉज टू हैव
फुल लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी। एक बात और है कि भाई जो भी आपकी लेजिस्लेचर होगी उसको पूरी पूरी सॉवरेनिटी दे रखी है कि हाँ भाई वो अपनी फुल लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी रखें, अपनी विधायी संप्रभुता रखें, अपने हिसाब से अपने नियम कानून बनाए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्चुअली, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, जिसको हम संविधान सभा कह देते हैं, 1946 में। इसने प्रॉपर पूरा एंड तक काम किया, ठीक है। पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच रिसीव द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। और सिग्नेचर कब हुए, 26 नवंबर 1950 को बनकर आपका पूरा तैयार हुआ। संविधान बनने में कितना टाइम लगा, या फिर आप ऐसे कह लो कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। सो 2 ईयर्स, कितने महीने आपके, 11 महीने मतलब मंथ्स, ठीक है, और 18 डेज। ओके, सो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और, अब जो बेस देखो, बेस आपका वहां क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन के थ्रू। अब आप देखोगे पार्लियामेंट, हम पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, बेस निकल गया हमारा। अब देखो कि ये है क्या, कैसे कैसे क्या होता है। पार्लियामेंट में बेसिकली आपके 2 हाउस आते हैं जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बारे में कौन से आर्टिकल में रखा है, तो आर्टिकल 79 में आप देखोगे जिसमें बताया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा जिसके कौन कौन पार्ट होंगे, प्रेसिडेंट होंगे और 2 हाउस होंगे। 2 हाउस कौन कौन से हैं, एक तो लोकसभा जिसको हम लोअर हाउस भी बोल देते हैं, या फिर हाउस ऑफ द पीपल बोल देते हैं, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करूंगी तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टर्म्स पढ़ा है और काम खत्म, चिंता बिल्कुल मत करो, बैठी हूं मैं यहाँ, ठीक है। इसके अलावा अपर हाउस, अपर हाउस कौन सा होता है, जिसको हम राज्यसभा बोल देते हैं, ठीक है। इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है। अब देखो मजे की बात, आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, सो आप इस तरीके से बनाओगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे आपने लिखा पार्लियामेंट, ठीक है। इसके अलावा अब आप देखो कंपोजिशन में क्या क्या लिखोगे, यहां इस तरीके से, ठीक है। यहां आप क्या लिखोगे, सीधा सीधा प्रेसिडेंट, ठीक है। यहां आपका लोकसभा, यहां लिख लो राज्यसभा। मैंने RSLS लिख लिया, तुम शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में पूरा लिखना है तो पूरा ही लिख लो, पहली बार तो पूरा ही लिख लो, ठीक है। अब इसके अलावा इसको और क्या क्या बोला जाता है, राज्यसभा को अभी हमने देखा अपर हाउस बोला जाता है। यहां तुम फटाक से अपर हाउस लिख दोगे और साथ में स्लैश करके क्या लिख दोगे, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। अभी बताऊंगी इनका मतलब भी, तो टेंशन मत लो, ठीक है। ऐसे ही लोकसभा का आप लिख देना लोअर हाउस, ठीक है, और साथ में क्या लिख दोगे, हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब एक बात और, अब ये वाली बात हमें याद कैसे रहेगी, जैसे कई बार हम भूल जाते हैं। देखो रटने वाला हिसाब वैसे करना नहीं है अपने को, अपन ऐसे भी समझ के याद कर लेंगे तो हो ही जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, ठीक है। एक बात और है, लोकसभा, लोक बोल रहे हैं ना, लोकसभा, लोक किसको बोलते हैं, लोगों को। वैसे हिंदी का ये लोक का मतलब क्या होता है, लोग, ठीक है। सो ये वो हाउस जिसमें लोग खुद से चुनते हैं अपने लोगों को। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे जो 2 हाउस है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज लोकसभा कवर करेंगे, कल राज्यसभा कवर करेंगे, और इतने अच्छे से समझा दूंगी ना कि अगर मतलब तुम सच में विदाउट डिस्ट्रैक्शन अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, सो तुम्हारे बेसिक बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट रह जाए वापस रिपीट करके देख लेना, ठीक है। सो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आई गेस की अच्छे से कवर करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये, अच्छा एक बात और है, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा तो बेसिक है, हमने 11th-12th में पढ़ाई है, ये आप क्यों बता रहे हो, बट एक बात ये कि देखो अगर आपको आता है तो आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके ना बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा जिसको आता है, सो दैट कि औरों को हेल्प हो जाए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा समझना इस चीज को। बाकी एक चीज और है, देखो मैंने आपको नोट मेकिंग बता दिया, आप इस तरीके से करना। आप देखो जब आप लोकसभा की बात करते हो, ठीक है, लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन, राज्यसभा इज परमानेंट चैम्बर। जब आप अपने नोट्स लिख रहे हो ना तो साथ साथ एक एक एरो नीचे ऐसे बनाते जाना और फिर लिखते जाना जो जो बातें लिखनी है, ठीक है, ऐसे करके। सो कहने का मतलब ये है लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। कहने का मतलब है कि एक टाइम बाद, एक टाइम होता है इसका, जैसे आप लोकसभा का देखोगे तो इसका 5 साल का टेन्योर होता है, ठीक है, 5 ईयर का। 5 ईयर बाद ये पूरा डिसॉल्व हो जाता है, वापस फ्रेश इलेक्शन होते हैं, जैसे अब होने वाले हैं। जो हमारे अब परिस्थिति चल रही है, बिल्कुल टॉपिक सही टाइम पे है, सो दैट कि आप चीजें रिलेट भी कर पाओगे, क्योंकि देख रहे हो ना अपने आसपास 5 साल जैसी सरकार के कंप्लीट होंगे, क्या होगा, लोकसभा के इलेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। जबकि राज्यसभा ना परमानेंट हाउस है, ठीक है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि राज्यसभा के सारे बंदे एकदम से हट जाएं और फिर सब वापस से न्यू फ्रेशली इलेक्ट हो, नहीं। इसका एक टेन्योर होता है, हर 2 साल में 1/3 जो आपके नेता हैं वो रिटायर होते हैं। वो सब हम राज्यसभा वाले में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोकसभा पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो लोकसभा का एक बात और है, हमने कंपोजिशन में क्या क्या देखा, आपके प्रेसिडेंट होते हैं, आपके 2 हाउस होते हैं। सो मैंने आपको लोकसभा बता दिया, राज्यसभा बता दिया। ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो नेवर रिमेन वैकेंट, कभी ऐसा नहीं होता कि प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है,
ठीक है। इन केस ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई या फिर रिजाइन कर दिया या कुछ भी ऐसी परिस्थिति है तो तुरंत आपके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं, ठीक है। पोस्ट खाली नहीं रहती है, इस बात का ध्यान रखना। एक बात और है, लोकसभा आपकी कितने साल का टेन्योर होता है इसका? 5 साल का टेन्योर होता है। इस चीज को जरा ध्यान रखें, ठीक है, 5 ईयर का। बाकी और डिटेल में आगे पढ़ते चलते हैं। अब देखो प्रेसिडेंट के बारे में अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। आप लोगों को हमारी प्रेसिडेंट का नाम जरूर से पता होना चाहिए। फोटो मैंने आपको दिखा दी है। आप नाम कमेंट में लिखेंगे, प्रेसिडेंट लिख के हाइफन डैश वाला साइन लगाना और नाम लिखना, ठीक है, हमारी प्रेसिडेंट का। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटीग्रल पार्ट है, मतलब अभिन्न अंग है वो किसका? इंडियन पार्लियामेंट का। मतलब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है, करती हैं या करते हैं नॉर्मल, ठीक है। ही कैन नॉट सिट एंड पार्टिसिपेट इन द डेलिब्रेशन इन एनी ऑफ द 2 हाउस। देखो भले ही हमने कहा कि ये पार्लियामेंट है जिसके 3 मतलब वो हैं जो मेजर पार्ट हैं, ठीक है। एक आपके प्रेसिडेंट हो गए, एक आपके लोकसभा हो गया, एक राज्यसभा हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट एग्री। पर प्रेसिडेंट क्या कि वो बैठ के इन दोनों हाउस में किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ओके। वो बैठकर डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर, है ना। सो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर होती है। जैसे प्रेसिडेंट के पास सबसे बड़ी पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, इससे पहले वाली वीडियो में जब हम पीएम वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे, कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद कह सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, तो वो पूरी की पूरी लोकसभा, पूरी सरकार गिर जाएगी और क्या होगा? फ्रेश इलेक्शन होंगे, ठीक है। सो ये वाली बात है, नो बिल पास्ड बाय बोथ हाउस कैन बिकम अ लॉ विदाउट द प्रेसिडेंट एसेंट। जैसे मान लो आपने, मतलब लॉ ऐसे ही होता है ना, पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, ठीक है। फिर आप एक चीज देखते हो कि वो बाद में क्या होता है? प्रेसिडेंट के साइन के लिए, जिसको हम बोल देते हैं एसेंट, है ना। एसेंट मतलब होता है कि सहमति देना। तो इनकी सहमति के बिना तो नहीं बन सकता, देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनका साइन हो। तो ये बोला कि कोई भी बिल ना लॉ नहीं बन सकता, कभी पास ही नहीं हो सकता जब तक कि प्रेसिडेंट अपने साइन ना कर दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इसके अलावा बहुत सारे जो बिल हैं जो आप इंट्रोड्यूस ऐसे करते हो कि ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कुछ ऐसे बिल्स भी हैं जिनके बारे में आप आगे जानोगे, जिसके लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट से, फिर आप उनको क्या करते हो? इंट्रोड्यूस करते हो हाउस में। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज द पावर टू प्रोमल्गेट ऑर्डिनेंस, ठीक है। वो क्या करते हैं? अध्यादेशों को भी पास कर सकते हैं व्हेन बोथ द हाउस आर नॉट इन सेशन। मतलब मान लो इस टाइम पार्लियामेंट में कोई सेशन नहीं चल रहा, तो और अभी हमें कोई लॉ बनाना है, कोई कानून लेके आना है ऑल ऑफ सडन, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस को क्या कर सकते हैं? लागू कर सकते हैं या फिर ऑर्डिनेंस को पास कर सकते हैं। उनके पास ये पावर होती है। और ये पावर किसके पास होती है? सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल लिख लेना अगर चाहो तो, 123 है, ठीक है। तो मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जब दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट मतलब 1 2 3 चुटकी बजाते हैं और लॉ पास करा देते हैं, ठीक है, कि देर ना हो। दीज ऑर्डिनेंस, और एक और बात है, ये ऑर्डिनेंस टेम्परेरी होता है क्योंकि यार हाउस सेशन में नहीं है, इसलिए मजबूरी में बनाया है, जल्दबाजी में, ठीक है, कि उस सिचुएशन के हिसाब से, उस एनवायरमेंट के हिसाब से जरूरत थी तो बना दिया। सो ये टेम्परेरी होता है नेचर में, ठीक है। इसको आपको बाद में लॉ की तरह पास कराना ही पड़ता है पार्लियामेंट से, ओके। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट देखो इंटीग्रल पार्ट तो है ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। वो बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर को भी इंजॉय करते हैं, जैसे विधायी शक्तियों को। आप जैसे देखोगे कभी कभी क्या होता है ना, ज्वाइंट सिटिंग बिठानी पड़ जाती है हाउस की। सो प्रेसिडेंट ही है जो सम्मन देते हैं या फिर दोनों मतलब बैठकों को बुलाते हैं। इसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग को संयुक्त बैठक, दोनों ही सदनों की, मतलब जो दोनों हाउस हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इन दोनों को बिठाते हैं, एक कॉमन बैठक कराते हैं और उसको प्रिसाइडेड करते हैं। मतलब उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो कौन है? तुम्हारे ओम बिरला। आप आगे पढ़ोगे उसमें, ठीक है, मतलब इसी वाले सीरीज में आप जानोगे उनके बारे में भी, ठीक है। सो ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। अब देखो जो आपके प्रेसिडेंट हैं वो 2 बार एड्रेस करते हैं आपकी पार्लियामेंट के सेशन को। कब? जब आपके इलेक्शन के बाद पहला सेशन हो। जैसे अब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे ना, अब तुम नोटिस करना, तुम्हारी जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या करेंगी? वो आकर अपनी मतलब जो कहते हैं ना कि एड्रेस करेंगी पूरी पार्लियामेंट को, ठीक है, ये संबोधित करेंगी पार्लियामेंट को। एक तो तब जब नए नए इलेक्शन होते हैं, ठीक है, हर जनरल इलेक्शन के बाद, और दूसरा क्या है जब हर साल पहला सेशन लगता है तब। तो ये 2 मौके होते हैं जिसमें वो एड्रेस करते हैं। वो अपॉइंट करते हैं किसी भी मेंबर ऑफ लोकसभा को, ठीक है, किस चीज के लिए? कि अगर उनको लगता है प्रिसाइड ओवर इट्स प्रीसीडिंग
व्हेन द ऑफिस ऑफ द बोथ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट। कहने का मतलब है कि अगर मतलब जो हमारे स्पीकर हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैं, दोनों पोस्ट खाली हैं बाय चांस, तो ये पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है कि वो लोकसभा के किसी भी एक पर्सन को बोल के स्पेशली ये पावर दे सकती है उस टाइम के लिए कि आप इसके क्या करो, अध्यक्षता करो, आप इसको प्रिसाइड करो। सिमिलरली वो राज्यसभा के भी किसी मेंबर को प्रिसाइड करने के लिए कह सकती है, अध्यक्षता करने के लिए कह सकती है। कब? जब चेयरमैन अवेलेबल ना हो और डेप्यूटी चेयरमैन अवेलेबल ना हो। एक बात और है, लोकसभा की जो पोस्ट होती है ना, लोकसभा में जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा में आपके चेयरमैन होते हैं। और चेयरमैन कौन होते हैं? जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। मतलब कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा क्या होंगे? राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। ठीक है, आज के टाइम पे प्रेजेंट सिनेरियो में आपके चेयरमैन कौन है? आप कमेंट करके बताएंगे मुझे उनका नाम। स्पीकर ऑफ लोकसभा मैंने बता दिया, ओम बिरला। चेयरमैन का नाम बताओगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वही है जो आपके वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, और होप इतना तो आप लोगों को पता होगा, इतनी उम्मीद तो मैं करती हूँ। नहीं पता तो भी गूगल करके देखो, पर लिख के बताओ मुझे जरूर से। ठीक है, इसके अलावा एक और बात, जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर्स को क्या करते हैं? राज्यसभा से नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग नॉलेज के बिहाफ पर, जैसे जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज में, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा वो 2 मेंबर को लोकसभा में भी क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पर। अब इसको हटा दिया गया है एंग्लो इंडियन वाले को। ठीक है, कौन से उसमें हटाया है वो आगे देखेंगे अभी। ठीक है, उनकी प्रायर रिकमेंडेशन पर या फिर परमिशन पर। बहुत जरूरी है कि कुछ टाइप के बिल ऐसे होते हैं, जिस देखो कुछ बिल ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हो लोकसभा में, फिर राज्यसभा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट असेंट देंगे। कुछ ऐसे भी बिल होते हैं जिनको आपको क्या करना पड़ता है? पहले परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, या सिफारिश करानी पड़ती है। किसकी? राष्ट्रपति की। तो ऐसे बिल बहुत जरूरी है। जैसे अब आप देखोगे एग्जाम्पल कौन से बिल होते हैं। अब बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखो अगर कोई बिल ऐसा है जहां पे आपको मतलब एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हो आप, मतलब जो भी आपको एक्सपेंडिचर समझ रहे हो, व्यय करना है ना, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, संचित निधि, भारत की संचित निधि कह देते हैं, इसमें से ही आपके सारी सैलरीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा बिल है, बिल फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट, याद है आपको, हमने पहले पढ़ा था कि स्टेट की बाउंड्रीज वगैरह को भी आप क्या कर सकते हो? ऑल्टर कर सकते हो, या फिर मर्ज कर सकते हो, बहुत सारी चीजें, या फिर एक नया स्टेट को क्रिएट कर सकते हो। ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई ऐसा बिल है तो आपको पहले रिकमेंड कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। दूसरी बात, अगर बिल, अब देखो थोड़ी सी कंडीशन समझो। When a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament, ठीक है, मान लो कोई बिल दोनों हाउस से पास हो गया, आपने भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो क्या क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, वो एसेंट दे सकते हैं, मतलब अपनी सहमति दे देंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? होल्ड हिज एसेंट टू द बिल, मतलब वो अपनी सहमति को होल्ड कर सकते हैं, मतलब कि कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, या फिर क्या है? रिटर्न कर सकते हैं बिल को। ठीक है, इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, मतलब धन विधेयक को छोड़कर, मनी बिल को छोड़कर वो बाकी नॉर्मल बिल्स को वापस कर सकते हैं पार्लियामेंट में रिकंसिडर करने के लिए, कि आप एक बार वापस पुनर्विचार करो। मान लो वापस बिल पुनर्विचार होकर पास होके आ गया पार्लियामेंट से। ठीक है, इस चीज से कतई फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया उसमें अमेंडमेंट हुए कि नहीं हुए, मतलब कोई भी चेंजेस हुआ नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर वो वापस पास होके आ गया, तो अब प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर सकते, अब उनको अपना एसेंट देना ही पड़ेगा, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सो इनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको सहमति देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस की बात हो रही थी। ऑर्डिनेंस कब होती है? वही मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो पार्लियामेंट नहीं है सेशन में, ठीक है, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ओके, सो ये कब होता है, कैसे होता है? सो इस वाली चीज को थोड़ा सा देखोगे। ठीक है, ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक। देखो अभी के लिए इमरजेंसी के लिए तो प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस स्टैब्लिश कर दिया या पास कर दिया, पर 6 हफ्ते के अंदर अंदर ना इसको आपको रीअसेंबली कराना पड़ेगा, मतलब आपको इसको पास कराना पड़ेगा। ठीक है, और ही कैन विड्रॉ और एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। जो भी ऑर्डिनेंस आपके प्रेसिडेंट ने लागू किया है, अध्यादेश जारी किया है, उसको वो जब मर्जी वापस ले सकते हैं, उनकी मर्जी है। ठीक है, अब आप देखो इस तरीके से यहाँ पर भी इसमें बताई रखा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में काउंसिल ऑफ स्टेट बोल देते हैं, राज्यसभा, ये लोकसभा हो गया। ठीक है, यहाँ पर 250 से ज्यादा मेंबर नहीं होते, यहाँ 250 लिख दो। ठीक है, वो 550 सॉरी। ठीक है, सो ये ऐसे ऐसी चीजें आपका बाइफरकेट कर रखा है, तो आप इसको देख के थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। बाकी इसका बाइफरकेशन और अच्छे से पीछे दे रखा है, सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, देखो प्रेसिडेंट डन हो गया है, वो हमारा पार्लियामेंट का सबसे मेन पार्ट थे,
अब हम लोकसभा कर रहे हैं, राज्यसभा हम कल करेंगे, ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ लोकसभा कैसे बनता है, सबसे बड़ी बात लोअर हाउस से बनता है, मतलब 2 हाउस है, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। तो एल से लोअर, एल से लोकसभा, सिंपल। इसको और क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। तुम्हें पता है इसको हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोल रहे हैं, कि ये लोगों का सदन है, या लोगों के लिए सदन है। इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर ना वो मेंबर्स आते हैं जिनको हम चुनते हैं। जैसे अब तुम ध्यान रखना, अब हमारे यहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, अब जितने भी एमपी को वोट दोगे ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, ये जितने भी एमपी हैं, ये सारे के सारे मेंबर हैं लोकसभा के। आ गई बात समझ में। लोकसभा के वो मेंबर है जिनको आप खुद इलेक्ट करोगे, मतलब हम में से ही कोई एक बंदा हमारे एरिया से खड़ा होगा, ठीक है, और वो एरिया से वो बंदा खड़ा होगा और वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। पर्टिकुलर हर एरिया से कोई ना कोई खड़ा होता है, ठीक है। सो ये लोकसभा में जाके हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उनका एरिया होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एरिया होता है। जैसे आप देखोगे वाराणसी से आपके पीएम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, सो वो भी तो एक एमपी ही है, वो भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही है, ठीक है। सो अगर देखा जाएगा तो किसकी अथॉरिटी वहां चलेगी, किसकी चलेगी, एमपी की। तो वाराणसी से वो लड़ रहे हैं, तो वो वहां की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसद में आके, पार्लियामेंट में जब वो बैठ रहे हैं ना लोकसभा में, तो वो अपने उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उनके बिहाफ पर मैं आया हूं। आ गई बात समझ में। बिल्कुल रफ लैंग्वेज में इसको ऐसे ही समझाएंगे, और इससे इजी लैंग्वेज में आई डोंट थिंक कि कोई समझाता होगा आपको। स्टिल डाउट रहे भैया पूछ लेना, ठीक है। इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे बड़ी बात, इसको हम चुनते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ना, जैसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कि राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है, तो हम नहीं चुनते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनते हैं। जिनको आप चुन रहे हो ना, ये लोग इनको चुनेंगे, हम नहीं चुनेंगे। पर लोकसभा के इलेक्शन में आप अपने लोगों को खुद चुनते हो। इनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है, 550 होती है। अगर इसको बाइफरकेट करोगे तो 530 और 20। 530 आपके नॉर्मल जो रिप्रेजेंटेटिव है स्टेट के, 20 वो हैं जो आपके यूनियन टेरिटरी के हैं, ठीक है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, और ये नॉर्मल राज्यों के हैं। नेक्स्ट है, अब आप देखोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मतलब राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। लोकसभा में डायरेक्टली आप लोगों को इलेक्ट करते हो, ठीक है। कहां से, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट, मतलब हर स्टेट की जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, या फिर निर्वाचन क्षेत्र है, वहां से लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये, किस आधार पर चुनते हैं हम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हम सबने 12th में पढ़ा है। जो हमारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट नहीं है, कॉमर्स वाले हैं और साइंस वाले हैं, वो भी इस बात को समझते होंगे कि भाई वोटिंग राइट होता है हम सबके पास, ठीक है, और ये हर इंडियन के पास है। क्या एज है इसकी, 18 ईयर, ठीक है। आज के टाइम पे जो 18 है और 18 प्लस है वो दोनों वोट दे सकते हैं, ठीक है। पहले ये एज क्या थी, 21। 21 से इसको 18 किया गया, कब किया गया, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पढ़ते हो ना, चाहे क्वालिफाइंग पेपर हो चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हो, ठीक है। सो ये पूछा जाता है, तो ये बेसिक चीजें इनको जरा ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, अब देखो वो स्टेट का हो गया, यूनियन टेरिटरी का हो गया। इसमें क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया हुआ है पार्लियामेंट को कि वो क्या कर सकते हैं भाई, मतलब वो अलाउ कर रहे हैं कि हाँ भाई जो यूनियन टेरिटरी है वहां से भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाए, ठीक है। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द यूनियन टेरिटरी। पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे यूनियन टेरिटरी को इनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। एक्ट है एक आपका 1965 का, जिसमें क्या बोला गया है कि जो आपके मेंबर ऑफ लोकसभा है ना, वो यूनियन टेरिटरी से भी डायरेक्टली इलेक्ट होके आएंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर आपके कौन से हो गए, वो जिनको आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि लोकसभा में कुछ ऐसी कम्युनिटी रह जाती है जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, तो एंग्लो इंडियन के 2 मेंबर को बोला गया है कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, ठीक है। ये प्रोविजन ओरिजिनली आया था 1960 तक के लिए था, मतलब ऑपरेट करने के लिए, कि 1960 तक क्या करेंगे, 2 मेंबर को, एंग्लो इंडियन को हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। पर जरूरत पड़ी तो इसको और एक्सटेंड कर दिया गया 2020 तक। कब, 95 अमेंडमेंट एक्ट 2009 में इसको एक्सटेंड करके 2020 कर दिया। पर आज का क्या सिनेरियो है मनोनीत सदस्य के केस में, 104वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। कब हुआ, 2019 में हुआ, ये लिख लेना जरा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर एंग्लो इंडियन इन द लोकसभा सीज्ड हो गई, मतलब कि समाप्त कर दिया इस आरक्षण को, जो एंग्लो इंडियन को हम 2 सीट देते थे, ठीक है। सो कब हुआ, 2019 में 104वें संविधान संशोधन में। सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ लोकसभा, क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, निर्वाचन प्रणाली क्या है। देखो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है कि हर स्टेट से या हर एरिया से क्या होगा, एक एक पर्सन खड़ा होगा। तो पर्पस क्या है, होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि एक स्टेट होगा ये कई कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड होगा, ठीक है। और इसके
कहते हैं ना कि कुछ कुछ प्रोविजन है, कुछ कुछ प्रावधान है। सो 2 प्रावधान है जो हम देख रहे हैं। ईच स्टेट इज अलॉटेड अ नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। हर स्टेट की अपनी अपनी लोकसभा की सीट है। एक बात और है, सबकी इक्वल नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते जितनी यूपी की होगी ना उतनी बिहार की होगी, ठीक है, या फिर उतनी ही गोवा की होगी, ऐसे नहीं कह सकते, ठीक है। यहां पर क्या है कि आपने सीटों को बांटा हुआ है रेशो के आधार पर। किसके आधार पर? पॉपुलेशन के आधार पर, ठीक है, कि जनसंख्या के हिसाब से आपने क्या किया हुआ है, लोगों को सीट दे रखी है या स्टेट्स को सीट दे रखी है, ठीक है। इसके अलावा ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन सच अ मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नंबर ऑफ सीट अलॉटेड इज द सेम थ्रू आउट द स्टेट। मतलब वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से सीटों का बांटन हो कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या, और जितनी सीट्स हैं वो इक्वली रिप्रेजेंट कर पाए आपके स्टेट को, ठीक है। दूसरा, रिजर्वेशन। SC ST को रिजर्वेशन दिया हुआ है हमने, ठीक है। सो इनके रिजर्वेशन के लिए अगर आप देखोगे, सो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज अमेंड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, बहुत जरूरी है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को छोड़ दिया, पर इसने क्या किया, इसने कहा कि कम्युनल के आधार पर नहीं करेंगे हम, सांप्रदायिकता के आधार पर हम रिजर्वेशन दे देते हैं शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को लोकसभा में। और किसके बेसिस पे मिलेगा? पॉपुलेशन की रेशो के बेसिस पे, ठीक है। ओरिजिनली जब ये आया था ना शुरू शुरू में, तो 10 साल के लिए रखा था कि 10 साल के लिए इसको ले आते हैं कि धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, जरूरत के हिसाब से फिर हटा देंगे। सो 1960 तक का था शुरू में, फिर धीरे धीरे इसको भी क्या किया, बढ़ाते गए हर 10 साल पे, ठीक है। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 तक इसको बोला गया 2020 तक हम ये रिजर्वेशन रख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब आप देखोगे अब वाला सिनेरियो, क्योंकि अब तो 24 चल रहा है तो अब भी कुछ चेंजेस होंगे, तो ये 2020 की बात है, ठीक है। ये आपका सीट का एलोकेशन किया हुआ है, ये देख लेना। अच्छा, एक बात और है कि वैसे अगर देखा जाए तो मतलब वो लाइन आगे लिखी है, वरना मैं बता देती हूँ। जो 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना 2019 वाला ही है ना, इसी में क्या किया गया है, इसी में आपका जो ये रिप्रेजेंटेशन है ना इसको बढ़ा दिया गया है। मतलब SC और ST का जो आपका रिप्रेजेंटेशन है इसको बढ़ा दिया गया है। और एक चीज और है, इसको बढ़ाने की जो डेट है ना कब तक के लिए, मतलब वही 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसकी डेट लिख लो एक बार, 25 जनवरी 2030, ठीक है। सो 2030 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। सो इस चीज को थोड़ा सा आप देख लेना कि आप इसको मतलब नोट्स की तरह ऐड कर सकते हो साइड में। ओके, क्वालिफिकेशन क्या क्या होती है लोकसभा का मेंबर अगर किसी ने बनना है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहली बात तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। जो भारत का नागरिक नहीं है वो सदस्य नहीं बन सकता। कम से कम 25 उम्र हो, मतलब 25 कम से कम होनी चाहिए, 25 से कम नहीं होनी चाहिए, 25 या 25 से ऊपर चलेगा, ठीक है। इसके अलावा और जो भी क्वालिफिकेशन मांगी है पार्लियामेंट ने वो होनी चाहिए, ठीक है। सो ये वाली चीज हुई। सो ये हुआ आपका बेसिकली लोकसभा का पार्ट खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आपका, आप थोड़ा सा स्पीकर के बारे में चाहो तो पढ़ के आना, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, नई चीजें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद आप क्या करोगे, साथ साथ राज्यसभा के बारे में। सो ये हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया हो सो प्लीज आप लोग कमेंट कर देना, जरूरत हो तो वापस से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। 5000 का टारगेट है, पहुंचा दो आराम से, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय।